हाँ तो बच्चों, कल हमने बात की थी गुप्त साम्राज्य के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है हर्षवर्धन, 606 ईस्वी से 647 AD तक। सीखने के मकसद: हर्ष के अध्ययन के स्रोत। दूसरा पॉइंट सीखेंगे हम हर्ष का प्रारंभिक जीवन। तीसरा पॉइंट है हर्ष की सैन्य गतिविधियाँ। चौथा है हर्ष बौद्ध धर्म में हर्ष का योगदान। पांचवा है नालंदा विश्वविद्यालय। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक व्यवस्था और फूट का दौर शुरू हुआ। 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की शुरुआत में ही हर्षवर्धन उत्तर भारत में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। हर्ष और उसके समय के इतिहास का पता लगाने के मुख्य स्रोत बाना द्वारा लिखित हर्षचरित और हैन सांग के यात्रा वृत्तांत है। बाण हर्ष का दरबारी कवि था। हैन सांग वह चीनी यात्री था जिसने 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत का दौरा किया था। इन दोनों स्रोतों के अलावा हर्ष द्वारा लिखे गए नाटक अर्थात रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शी का भी उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं। मधुबन प्लेट शिलालेख और सोनपत शिलालेख भी हर्ष के कालक्रम को जानने में सहायक हैं। बांसखेड़ा शिलालेख में हर्ष के हस्ताक्षर हैं। हर्ष का प्रारंभिक जीवन: हर्ष के परिवार का संस्थापक पुष्यभूति था। पुष्यभूति गुप्तों के सामंत थे। हुणों के आक्रमण के बाद उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। पुष्यभूति वंश का पहला महत्वपूर्ण राजा प्रभाकरवर्धन था। उनकी राजधानी दिल्ली के उत्तर में थानेश्वर थी। प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के बाद उनका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा। राज्यारोहण के समय से ही उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनकी बहन राज्यश्री ने ग्रहवर्मन नामक मोखरी शासक से विवाह किया था। मालवा के शासक देवगुप्त ने बंगाल के शासक सासांग के साथ मिलकर पूर्व ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी। ये समाचार सुनते ही राज्यवर्धन ने मालवा के राजा के विरुद्ध चढ़ाई की और उसकी सेना को परास्त कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी राजधानी लौट पाता, सान सका ने धोखे से उसकी हत्या कर दी। इस बीच राज्यश्री जंगलों में भाग गई। हर्ष अब थानेश्वर में अपने भाई का उत्तराधिकारी बना। उनकी पहली जिम्मेदारी अपनी बहन को बचाना और अपने भाई और बहनों की हत्याओं का बदला लेना था। उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन को तब बचाया जब वह आत्मदाह करने जा रही थी। हर्ष की सैन्य विजय: अपने पहले अभियान में हर्ष ने सान साका को कन्नौज से खदेड़ दिया। उसने कन्नौज को अपनी नई राजधानी बनाया। उसने इसे उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बना दिया। हर्ष ने वल्लभी धुरूसेन द्वितीय के विरुद्ध युद्ध किया और उसे हरा दिया। धुरूसेन द्वितीय एक जागीरदार बन गया। हर्ष का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अभियान दक्षिण पश्चिमी चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के विरुद्ध था। हैनसांग के वृत्तांत और पुलकेशिन द्वितीय के शिलालेख दोनों ही इस अभियान का विवरण प्रदान करते हैं। हर्ष ने नर्मदा नदी के दक्षिण में अपने राज्य का विस्तार करने की महत्वाकांक्षा के साथ चालुक्य शासक के खिलाफ चढ़ाई की। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल शिलालेख में पुलकेशिन द्वारा हर्ष की हार का उल्लेख है, जिसने इस उपलब्धि के बाद परमेश्वर की उपाधि धारण की। हैनसांग के विवरण भी पुलकेशिन के विजय की पुष्टि करते हैं। हर्ष ने सिंध के शासक के खिलाफ एक और अभियान का नेतृत्व किया, जो एक स्वतंत्र राज्य था। लेकिन ये संदिग्ध है कि उनका सिंध अभियान सफल रहा था या नहीं। नेपाल ने हर्ष का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। हर्ष ने कश्मीर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और उसके शासक ने उसे श्रद्धांजलि भेजी। उनके साथ भी उन्होंने मधुर संबंध बनाए रखे। असम के शासक भास्कर वर्मन हर्ष का अंतिम सैन्य अभियान उड़ीसा में कलिंग राज्य के विरुद्ध था और ये सफल रहा। इस प्रकार हर्ष ने संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। आधुनिक राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र उनके सीधे नियंत्रण में थे, परंतु उनका प्रभाव क्षेत्र कहीं अधिक व्यापक था। कश्मीर, सिंध, वल्लभी और कामरूप जैसे परिधीय राज्यों ने उसकी संप्रभुता को स्वीकार किया। हर्ष और बौद्ध धर्म:
अपने प्रारंभिक जीवन में हर्ष एक कट्टर शैव था, लेकिन बाद में वे एक कट्टर हीनयान बौद्ध बन गया। हेनसांग ने उन्हें महायान बौद्ध में परिवर्तित कर दिया। हर्ष ने अपने राज्य में जानवरों के भोजन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया और किसी भी जीवित प्राणी को मारने वाले को दंडित किया। उसने अपने पूरे राज्य में हजारों स्तूप बनवाए और यात्रियों के लिए विश्राम गृह स्थापित किए। उसने बौद्धों के पवित्र स्थानों पर मठ भी बनवाए। 5 वर्ष में एक बार वह सभी धर्मों के प्रतिनिधियों की एक सभा बुलाता था और उन्हें उपहारों तथा बहुमूल्य उपहारों से सम्मानित करता था। वह बौद्ध सिद्धांत पर चर्चा और परीक्षण के लिए बौद्ध भिक्षु को अक्सर एक साथ लाते थे। कन्नौज विधानसभा। हर्ष ने अपने शासनकाल के अंत में चीनी तीर्थयात्री हेनसांग को सम्मानित करने के लिए कन्नौज में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया। उन्होंने सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रतिनिधित्वों को आमंत्रित किया। इनमें से 20 ने भाग लिया। नालंदा विश्वविद्यालय के 1000 विद्वान, 3000 हीनयानवादी और महायानवादी, 3000 ब्राह्मण और जैन। विधानसभा 23 दिनों तक लगातार चली। हेनसांग ने महायान सिद्धांत के मूल्यों को समझाया और दूसरों पर इसकी श्रेष्ठता स्थापित की। हालांकि हिंसा भड़क उठी और आगजनी की घटनाएं हुई। हर्ष की जान लेने का भी प्रयास किया गया। जल्द ही इस पर काबू पा लिया गया और दोषियों को सजा दी गई। सभा के अंतिम दिन हेनसांग को महंगे उपहारों से सम्मानित किया गया। इलाहाबाद सम्मेलन। हेनसांग ने अपने वृत्तांत में इलाहाबाद, जिसे प्रयाग के नाम से जाना जाता है, में आयोजित सम्मेलन का उल्लेख किया। ये हर्ष द्वारा नियमित रूप से 5 वर्षों में एक बार बुलाए जाने वाले सम्मेलनों में से एक है। हर्ष ने अपनी विशालता संपत्ति सभी धार्मिक संप्रदायों के सदस्यों को उपहार के रूप में दे दी। हर्ष ने अपनी विशाल संपत्ति सभी धार्मिक संप्रदायों के सदस्यों को उपहार के रूप में दे दी। हेनसांग के अनुसार हर्ष इतना विलासी था कि उसने राजकोष खाली कर दिया और अपने पहने हुए कपड़े और गहने भी दिए। उनका बयान प्रशंसनीय अतिशयोक्तियों में से एक हो सकता है। हर्ष का प्रशासन उसी तर्ज पर संगठित था जैसे गुप्तों ने किया था। हेनसांग इस बारे में विस्तृत विवरण देते हैं। राजा अपने प्रशासन में निपुण और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में समय का पाबंद था। उसने अपने पूरे राज्य में लगातार निरीक्षण दौरे किए। उसके लिए दिन बहुत छोटा था। कराधान भी हल्का था और बेगार भी दुर्लभ थी। उपज का 6ठा भाग भूमि के रूप में वसूल किया जाता था। मौर्य काल की क्रूर सजाएं हर्ष के समय में भी जारी रही। हेनसांग ने परीक्षणों को बर्बर और विश्वासी बताते हुए इसकी निंदा की। हर्ष की सेना में पारंपरिक 4 विभाग शामिल थे: पैदल, घोड़ा, रथ और हाथी। घुड़सवारों की संख्या 1 लाख से अधिक और हाथियों की संख्या 60,000 से अधिक थी। ये मौर्य सेना से कहीं अधिक थी। सार्वजनिक अभिलेखों का रखरखाव हर्ष के प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। हर्ष काल का पूरा लेख था, जो नीलोपिटू नाम से जाना जाता था, और ये विशेष अधिकारियों के नियंत्रण में था। उनके समय में घटी अच्छी और बुरी दोनों तरह की घटनाएं दर्ज की गई थी। हर्ष के अधीन समाज और अर्थव्यवस्था। बाना और हेनसांग दोनों हर्ष के समय के सामाजिक और जीवन का चित्रण करते हैं। समाज का 4 प्रकार का विभाजन: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रचलित था। ब्राह्मण समाज को विशेष अधिकार प्राप्त थे। उन्हें राजाओं द्वारा भूमि अनुदान दिया जाता था। क्षत्रिय शासक वर्ग थे। वैश्य मुख्यतः व्यापारी थे। हेनसांग ने उल्लेख किया शूद्र कृषि करते थे। वहाँ अनेक उपजातियां अस्तित्व में थी। महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। स्वयंवर की संस्था अपने पति को चुनने का विकल्प में गिरावट आई थी। विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, विशेषकर उच्च जातियों में। दहेज प्रथा भी आम हो गई थी। सती प्रथा भी प्रचलित थी। हेनसांग ने मृतकों के निपटान के 3 तरीकों का उल्लेख किया है: दाह संस्कार, जल समाधि और जंगल में प्रदर्शन। हर्ष के काल में व्यापार और वाणिज्य में गिरावट आई थी। ये व्यापार केंद्रों की गिरावट, सिक्कों की कम संख्या और व्यापारी संघों की धीमी गतिविधियों से स्पष्ट है। व्यापार में गिरावट ने हस्तशिल्प उद्योग और कृषि को प्रभावित किया। चूँकि माल की बड़े पैमाने पर मांग नहीं थी, इसलिए किसान सीमित मात्रा में ही उत्पादन करने लगे।
इससे आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। संक्षेप में गुप्तकाल की अर्थव्यवस्था की तुलना में तीव्र आर्थिक गिरावट आई। सांस्कृतिक प्रगति। हर्ष काल की कला और वास्तुकला बहुत कम है और ज़्यादातर गुप्त शैली का अनुसरण करती है। हेनसांग ने हर्ष द्वारा नालंदा में बनाए गए कई मंजिलों वाले मठ की महिमा का वर्णन किया है। वे 8 फीट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति की भी बात करता है। सिरपुर में ईंटों से बना लक्ष्मण का मंदिर अपनी समृद्ध वास्तुकला के लिए हर्ष के काल का है। हर्ष विद्या का महान संरक्षक था। उनके जीवनी लेखक बाणभट्ट ने उनके शाही दरबार को सुशोभित किया। हर्ष चरित के अलावा उन्होंने कादम्बरी भी लिखी। हर्ष के दरबार में अन्य साहित्यकार मतंग दिवाकर और प्रसिद्ध भर्तृहरि थे, जो कवि, दार्शनिक और व्याकरणविद थे। हर्ष ने स्वयं 3 नाटक लिखे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। हर्ष ने अपनी उदार निधियों से नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया। उनके शासनकाल के दौरान इसे शिक्षा के केंद्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया और कुछ समय तक छात्र के रूप में रहे। नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन भारत के चीनी यात्रियों ने अनेक उल्लेख किया है शिक्षण संस्थानों के बारे में। उनमें सबसे प्रसिद्ध वल्लभी के हीनयान विश्वविद्यालय और नालंदा के महायान विश्वविद्यालय थे। हेनसांग ने नालंदा का बहुत मूल्यवान विवरण दिया है। नालंदा विश्वविद्यालय का बहुत मूल्यवान विवरण दिया है। नालंदा शब्द का अर्थ है ज्ञान देने वाला। इसकी स्थापना गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। इसे उसके उत्तराधिकारियों के बाद में हर्ष द्वारा संरक्षण दिया गया। विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों को पंडित कहा जाता था। इसके कुछ प्रसिद्ध प्रोफेसर दिंगनागा, धर्मपाल, स्थिरमती और शिलभद्रा थे। धर्मपाल कांचीपुरम के मूल निवासी थे और वे नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बने। नालंदा विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय था। रहने खाने सहित शिक्षा निःशुल्क थी। इसका रखरखाव विभिन्न प्रकार के संपन्न 100 से 200 गांवों से प्राप्त राजस्व से किया जाता था। शासको हालांकि एक महायान विश्वविद्यालय था, लेकिन वेद, हीनयान सिद्धांत, सांख्य, योग दर्शन जैसे विभिन्न धार्मिक विषय भी पढ़ाए जाते थे। इसके अलावा तर्कशास्त्र, व्याकरण, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और कला जैसे सामान्य विषय पाठ्यक्रम में थे। इसने न केवल भारत के विभिन्न हिस्सों में बल्कि पूर्व के विभिन्न देशों में छात्रों को आकर्षित किया। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया गया। प्रवेश परीक्षा इतनी कठिन थी कि 30% से अधिक अभ्यर्थी सफल नहीं रहे। अनुशासन बहुत सख्त था। व्याख्यानों में से अधिक चर्चा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। हाल की पुरातात्विक खुदाई से नालंदा विश्वविद्यालय खंडर प्रकाश में आए हैं। यह इस शिक्षा केंद्र की भव्यता को दर्शाता है और चीनी तीर्थयात्रियों द्वारा दिए गए विवरण की पुष्टि करता है। इसमें कई कक्षाएं और एक छात्रावास जुड़ा हुआ था। चीनी तीर्थयात्री इत्सिंग के अनुसार इसमें 3000 छात्र थे। इसमें 3 भवन में एक वेधशाला और एक महान पुस्तकालय था। इसकी प्रसिद्धि इस तथ्य पर आधारित है कि इसने दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विद्वानों को आकर्षित किया। यह उन्नत शिक्षा और अनुसंधान का एक संस्थान था। अब आपका ये लेक्चर हुआ कंप्लीट और इसको पढ़ने के बाद आप सीख गए होंगे हर्ष के अध्ययन के स्रोत जैसे हर्षचरित और हेनसांग के यात्रा वृत्तांत के बारे में मैंने इसमें बताया है। हर्ष का प्रारंभिक जीवन और उनके सैन्य साहसिक कार्य के बारे में बताया है। हर्ष और कन्नौज जैसे बौद्ध धर्म के लिए उनकी सेवाएं और विधानसभा और इलाहाबाद सम्मेलन के बारे में बताया गया है। सामाजिक आर्थिक स्थिति एवं सांस्कृतिक विकास और हर्ष के शासन के बारे में बताया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के बारे में बताया गया है। अगर आपकी समझ में आ गए हो तो मैं कुछ क्वेश्चन करती हूँ, इनका आप आंसर दें। ना समझ में आया हो तो इसको दोबारा सुने, बार सुने। ये बुक तमिलनाडु बोर्ड की
क्लास 11 की बुक है जिसको यूपीएससी के छात्र पढ़ते हैं, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम में ही मिलती है। हिंदी अनुवाद सुना रही हूँ इसका मैं आपको, जिससे हिंदी मीडियम के बच्चों को भी फ़ायदा पहुँचे। तो आपको बताना है हर्षवर्धन की मूल राजधानी क्या थी। बांसखेड़ा शिलालेख में किसके हस्ताक्षर हैं। हर्षकाल का पुरालेख किस नाम से जाना जाता था। हर्ष ने कितने नाटक लिखे थे, उनके नाम बताइए। इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।